जो हमारी जो मुद्दे हैं हमारे बिहार की सिलेक्शन में, उन मुद्दों के आधार पर बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से है बिहार में सबसे ज्यादा है पूरे देश में। अगर आप देखें पलायन का मुद्दा है, जो हमारा मुद्दा है, हमारे जो यूथ है, जो युवक हैं, वो पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं और जाहिर है कि उसको हम तो गुलामी कहते हैं। आप देखें क्राइम किस तरह से, जो अपराध है वो चरम पर है इस समय, गरीबी है बिल्कुल एक तरह से चरम पर है इस समय। जो पर कैपिटा इनकम है बिहार के जो निवासी हैं उनकी, वो भारत में हर राज्य से कम है इस समय। ये सब हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। नमस्कार, द हिंदी टॉप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। पहले चरण का मतदान बिहार में 6 नवंबर को होना है। इसी को लेकर जो नॉमिनेशन प्रक्रिया थी वो बीते दिन यानी 17 अक्टूबर को समाप्त हो चुकी है। लेकिन इस बीच इंडिया महागठबंधन जो है उसका सीट शेयरिंग फॉर्मूला और प्रत्याशियों के ऐलान को लेकर जो पेच फंस रहा था वो अभी तक फंसता हुआ नजर आ रहा है। इसी को लेकर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता डॉक्टर अनवर पाशा जी। उनसे बात करेंगे कि जानेंगे कि किस तरह से ये सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो फंसता हुआ नजर आ रहा है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका द हिंदी टॉप। जी शुक्रिया। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है, जो नॉमिनेशन प्रक्रिया थी प्रथम चरण की वो समाप्त हो चुकी है, लेकिन अभी तक महागठबंधन की ओर से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हो पाया है। किस तरह से देखें? नहीं, ये सही नहीं है ये कहना कि अभी तक तय नहीं हो पाया है। हमारा तकरीबन सभी जगहों के लिए सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सब ने एक तरह से स्वीकार कर लिया है, वो हो चुका है। ये ज़रूर आप कह सकते हैं कि इस प्रक्रिया में थोड़ी देर हुई, लेकिन अब सब कुछ फाइनल हो चुका है, सब कुछ ठीक है और उसमें कोई पेच फंसा हुआ नहीं है। सब कुछ जिसको जितनी सीटें मिलनी थी, जिसको जितनी सीटों पे लोग एग्री कर गए फाइनली, और वो सब क्लिंच हो चुका है। लेकिन सर जनता के बीच एक गलत मैसेज गया है कि नॉमिनेशन का लास्ट डे था, उसके बावजूद भी आपस में तनातनी कहीं ना कहीं देखने को मिली, चाहे वो वीआईपी पार्टी हो या राजद हो या फिर कांग्रेस हो। देखिए, इलेक्शन के मौके पर इस तरह की तनातनी रहती है। हर पार्टी की इच्छा होती है, कोशिश होती है कि वो अपनी पार्टी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले सके। गठबंधन में ये होता है, गठबंधन में कभी ऐसा नहीं होता है कि जो कुछ कहा जाए वो मान लिया जाए। और ख़ास तौर से हमारी जो पार्टी है और हमारी पार्टी के साथ जो दूसरे तमाम पार्टी हैं, जो गठबंधन हमारा इंडिया गठबंधन जो है, उस गठबंधन में तो एक डेमोक्रेटिक जो प्रक्रिया है, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, हम उसको फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ ये नहीं है कि हम एक बिग ब्रदर हैं और हम डिक्टेट करेंगे कि किसको कितनी सीट मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, जिस तरह के भाजपा में होता है। भाजपा ये डिक्टेट करती है अपने तमाम जूनियर पार्टनर्स को कि वो उनको वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा जो भाजपा कह रही है, क्योंकि वहाँ कोई लोकतांत्रिक उनके यहाँ प्रक्रिया नहीं है उस तरह की। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में डिफरेंसेस का होना या सीटों के बंटवारे पर थोड़ी मोटी जो आपस में थोड़ी सी जो खिंचातानी होती है वो बिल्कुल स्वाभाविक है और ये सब हुआ है और इसमें, लेकिन उसको हमने फाइनली रिजॉल्व कर लिया है। बात अगर सर मुकेश सहनी की जाए तो वो उनके जो कार्यकर्ता थे लगातार वो आरजेडी पर आरोप लगा रहे थे कि आरजेडी मुकेश सहनी के साथ साजिश रच रही है। इंडिया गठबंधन में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला था कि उन्होंने 60 सीटों की डिमांड की और एक उप मुख्यमंत्री का पद मांगा, लेकिन बावजूद उसके अब वो सहमति जो बनी है वो 18 सीटों पर बनी है और एक राज्यसभा सीट और 2 एमएलसी। तो इसे किस तरह से देखते हैं? क्या आरजेडी और वीआईपी पार्टी में कुछ तनातनी का माहौल ज़्यादा रहा? बिल्कुल नहीं रहा। ये सब अटकलबाजियाँ हैं। क्या आपने इस तरह की कोई बात सुनी आदरणीय मुकेश सहनी जी की तरफ से? क्या कोई इस तरह की बात हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तरफ से आई? ऐसा कोई वक्तव्य किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं आया है। हाँ, डिमांड थी उनकी ज़्यादा की और उस पर गौर किया गया और सिर्फ राजद ही नहीं, गठबंधन की सारी पार्टियों ने बैठ करके इस पर गौर किया, विचार किया और विनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी किसका स्ट्रेंथ ज़मीन पर कितना है, इसको देखते हुए, चूँकि सीटें हमें जीतने के लिए बांटनी थी ना, ये तो नहीं था कि सीट से बंटवारा हम बंटवारा के लिए कर रहे हैं, बल्कि देखना ये भी था कि ग्राउंड पर रियलिटी क्या है और कितनी सीटें कौन सी पार्टी निकाल सकती है, उस कितनी संभावनाएं हैं, इसको सामने रख करके फैसला किया जाता है। और जो उचित फैसला था दोनों तरफ से डिस्कशन के बाद वो फैसला हो चुका है। अब कोई ऐसी खिंचातानी नहीं है और न थी इस तरह की डिमांड थी, लेकिन कोई खिंचातानी नहीं थी और न कोई बार्गेनिंग भी है किसी तरह का। ये भी नहीं है कि हमें ये चाहिए और वो चाहिए, या राज्यसभा और ये एमएलसी और इस तरह की जितनी भी बातें कही जा रही हैं, ये सब मुझे लगता है कि निराधार बातें। जी सर, आपने भी ग्राउंड रियलिटी की बात की, तो सर हम पिछले 2 महीने से बिहार चुनाव कवर कर रहे हैं, ग्राउंड पर उतरे हुए, हमने वोटर अधिकार यात्रा देखी, हमने बिहार अधिकार यात्रा भी कवर की। तो जो उस समय माहौल था कि लोगों के बीच में इंडिया गठबंधन पर एक भरोसा बना था,
लेकिन अब जब वो सीट शेयरिंग फॉर्मूला आया, उसके बाद ये तमाम खबरें चली कि मुकेश सहनी नाराज, तेजस्वी यादव नाराज, इस तरह को लेकर जो तनातनी का माहौल था, तो कहीं ना कहीं अभी हमने जो ग्राउंड में देखा तो जनता के अंदर वो विश्वास 1% थोड़ा सा कम जरूर होता हुआ नजर आया है। तो किस तरह से आप देखें? ये आपका परसेप्शन हो सकता है, आप मीडिया के लोग हैं, जाहिर है कि आप ग्राउंड पर जाते हैं और लोगों के नब्ज के हवाले से बातें करते हैं। लेकिन देखिए, आपने बात की कि जो आधार है हमारे इस महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का, वो बहुत मजबूत आधार है। ये जो हमारी जो मुद्दे हैं हमारे बिहार की सिलेक्शन में, उन मुद्दों के आधार पर है। बेरोजगारी का मुद्दा जिस तरह से है, बिहार में सबसे ज़्यादा है पूरे देश में। अगर आप देखें तो बिहार सबसे ज़्यादा बेरोजगार बिहार के यूथ हैं, बिहार के नौजवान हैं। अगर आप देखें पलायन का मुद्दा है, जो हमारा मुद्दा है, वो उस मुद्दे पे भी आप देखें कि ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे राज्य से हमारे जो यूथ है, जो युवक हैं, वो पलायन करके दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जाते हैं। और जाहिर है कि उसको हम तो गुलामी कहते हैं, क्योंकि उनके साथ जिस तरह का ट्रीटमेंट होता है, वह जिस तरह का उनके साथ व्यवहार होता है, आपने देखा होगा महाराष्ट्र में और दूसरी जगहों पे भी, तमिलनाडु में और भी जगहों पर कभी कभी बातें आती हैं इस तरह की। तो ये एक बहुत ही अपमानजनक स्थिति है किसी भी राज्य के लिए कि वहाँ के यूथ जो है वो अपमानित हों और रोजगार न होने की वजह से बाहर जाएं। ये पलायन की जो स्थिति है, इस पर ये हमारे मुद्दे हैं। हमारा मुद्दा शिक्षा है, हमारा मुद्दा स्वास्थ्य है। जो स्थिति आज है, आप देख रहे होंगे जो आंकड़े हैं, आप तो मीडिया के हैं, आपको सारे आंकड़े मालूम हैं कि 20 वर्षों की जो सरकार है वो किसी भी फ्रंट पर कामयाब उस तरह से नहीं हो पाई जिसका दावा वो करती है। आप देखें क्राइम किस तरह से, जो अपराध है वो चरम पर है इस समय। गरीबी है बिल्कुल एक तरह से चरम पर है इस समय। जो पर कैपिटा इनकम है बिहार के जो निवासी हैं उनकी, वो भारत में हर राज्य से कम है इस समय। ये सब हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय है। ये जो 20 साल से सरकार चल रही है जिन लोगों की, उनके लिए शर्म की बात है कि उन्होंने 20 वर्षों में कोई रोड मैप ऐसा नहीं बनाया जिससे युवाओं के अंदर रोजगार को लेकर के, पलायन को लेकर के, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के और जनता के अंदर क्राइम को लेकर के, जो हमारे यहाँ जिस तरह से क्राइम होते, अपराध हो रहे हैं, मर्डर जिस तरह के हो रहे हैं, इनको लेकर के कोई एक ऐसा जनता के अंदर कोई विश्वास पैदा हो कि ये कंट्रोल करेंगे, ये इन समस्याओं का निदान करेंगे, ऐसी कोई आशा नहीं है जनता के अंदर। और इन्हीं मुद्दों के कारण ग्राउंड पर हमारी जो पकड़ है, ग्राउंड पर जनता का जो विश्वास था वो हमारे साथ था और है हमारे साथ, क्योंकि मुद्दे तो हैं, मुद्दे वही हैं। ये जो पार्टी के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की खींचतान से मुद्दे खत्म नहीं हो जाते। मुद्दे फर्स्ट हैं, सेकेंडरी ये चीज़ें हैं। पार्टी के अंदर टिकटों को बंटवारे को लेकर के जिस तरह की खींचतान हुई है, वो मुद्दा नहीं है, वो इशू नहीं है। जो हमारी प्राथमिकता है, जो जनता की समस्याओं को सॉल्व करने का, वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और वो है, आज भी वो विश्वास जनता का हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी में ही है। वो उनको विश्वास है कि ये आएंगे तभी रोजगार मिलेगा। आपने बात की युवाओं की और रोजगार की, तो तेजस्वी यादव ने भी वादा किया है कि वो हर घर से नौकरी देंगे। आप क्योंकि मैनिफेस्टो कमेटी जो है इंडिया गठबंधन की, उसके संयोजक भी हैं, तो एक सवाल ये है कि उन्होंने दावा किया, वादा भी किया कि हम हर घर से सरकारी नौकरी देंगे। तो आपको किस तरह से लगता है कि क्या आप जनता से को कहना चाहिए कि किस तरह से ये पॉसिबल है? क्योंकि सर 7 करोड़ जो जेन्युइन वोटर है इस समय बिहार में मौजूद है, उसके बाद सर सरकारी नौकरी, हर घर से सरकारी नौकरी देना, फिर अगर वो किस तरह से आपकी प्लानिंग रहेगी, क्योंकि बजट भी देखना होता है, तो सारी चीजें देखनी होती हैं, तो क्या आपका सोर्स रहने वाला है? देखिए, आप ये देखें, बहुत से लोग इसको भ्रमित करने के लिए जनता को कह रहे हैं कि कहाँ से लाएंगे। यही बातें कही गई थी ना, जब हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरियां दी। और उससे पहले क्या कहा गया था? 2020 के इलेक्शन में जब हमारे नेता ने ये कहा था, ये वादा किया था जनता से, मैनिफेस्टो में डाला था कि हम 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो नीतीश कुमार जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से यही कहा जा रहा था, सरेआम पब्लिक मीटिंगों में कह रहे थे नीतीश कुमार जी कि कहाँ से लाएगा पैसा तेजस्वी, क्या अपने बाप के घर से लाएगा? तो ये इच्छा शक्ति की बात है। हमारे नेता के पास सिर्फ जबानी जमा खर्च नहीं है। 17 महीने की सरकार में उन्होंने 5 लाख से ऊपर युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दी, रोजगार नहीं नौकरी, सरकारी नौकरी दी। और 3.5 लाख, 4 लाख के आसपास और जो थी जगह खाली वैकेंसी थी, उनके लिए उन्होंने रिकमेंडेशन दिया, फाइल बढ़ाई सीएम के पास, लेकिन वो सीएम के यहाँ वो फाइल अटक गई नहीं। वो दूसरा ये है कि आप देखिए कि ये जो हर घर को, हर परिवार को एक नौकरी देने की बात है। आपने कहा ना कि 7-7.5 लाख जो है, 7-7.5 करोड़ आबादी जो वोटर्स हैं, लेकिन अगर आप घरों की अगर आप गणना करेंगे, घरों की जो संख्या है, परिवार की जो संख्या है, वो कितनी है?
हर घर में 5, 6, 7, 8 लोग होते हैं। तो उसको अगर आप उस हिसाब से देखें तो उन लोगों को हम नौकरी देंगे जिस घर में, जिस परिवार में कोई नौकरी किसी के पास नहीं है, इसको पहले प्राथमिकता देंगे। हम हर युवा को देना चाहते हैं, लेकिन कम से कम हर परिवार में और उस परिवार में जहां कोई नौकरी नहीं है, जिसकी आर्थिक दशा खराब है, हम उसको पहले नौकरी देंगे और इस पर हम अमल करके दिखाएंगे। और इसके लिए रोड मैप तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है हमारा। हमने ये मैनिफेस्टो की बात आपने की, उस मैनिफेस्टो में हमने इसकी तरफ इशारा किया है कि वो कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनमें हम इस तरह से नौकरियां सृजित करेंगे। एक तो रोजगार सृजन होता है, दूसरा नौकरियां भी सृजित होंगी। आपको मालूम होना चाहिए कि लगभग 5.25-6 लाख नौकरियां इस वक्त अभी खाली पड़ी हुई हैं। ऐसी जगह जो वैकेंसीज हैं, 5.25 लाख के आसपास नौकरियों की वैकेंसीज, जगह खाली पड़ी हुई हैं और इस सरकार ने उसको भरा नहीं है। हम आते ही पहले ही फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में इस पर फैसला होगा और इन नौकरियों को भरा जाएगा और हर परिवार को एक नौकरी देने का जो वादा है उसके ऊपर काम शुरू किया जाएगा, वो पूरा किया जाएगा। सर, आपने 17 महीने वाली बात की थी, तो हमने तमाम जेडीयू नेताओं से भी इस पर बात की, तो वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि 17 महीने की कौन सी तेजस्वी सरकार, गठबंधन की सरकार थी, तो तेजस्वी यादव अपना ही क्यों उसमें प्रचार करते हैं? तो इस पर किस तरह से? इसलिए प्रचार करते हैं कि इनके पास पहले से कोई रोड मैप नहीं था। 20 वर्षों से दिया उन्होंने बल्क में, एक विभाग में, शिक्षा के विभाग में इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां, 5 लाख से ज्यादा युवाओं को नौकरी देने का काम। और शिक्षा विभाग किसके पास था? हमारे नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, हमारे हिस्से में था ना। शिक्षा का जो विभाग था हमारे पास था, हमारे आरजेडी के पास था। इसलिए हम ये दावा करते हैं कि हमने किया है। वो विभाग हमारे पास था, शिक्षा विभाग, और भी स्वास्थ्य विभाग, टूरिज्म, इन सब में जगह निकली थी। इसी चीज को लेकर भी काफी तंज किए जाते हैं कि तेजस्वी यादव की शिक्षा वाला सवाल उठा दिया जाता है और कहा जाता है कि वो शिक्षा विभाग अपना संभाले हुए थे। तो क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चल रही है? शिक्षा विभाग तो आप देख ही लीजिए ना, किसके पास था? किसके पास था? शिक्षा विभाग हमारे पास था ना, आरजेडी के पास था ना। और हमने उन्हीं विभागों में नौकरियां सृजित की जो खाली जगह थी, उनको भरा। शिक्षा, स्वास्थ्य का भी हमने भेजा था, स्वास्थ्य विभाग में भी, टूरिज्म में भी, उसमें भी हमने भेजी थी फाइल। लेकिन इन दो में फाइल क्लियर नहीं किया पीएम सीएम ने, लेकिन शिक्षा विभाग की फाइल क्लियर हुई। और आपने देखा कि इतने शॉर्ट स्पैन में एक परीक्षा भी कराया हमने, रिजल्ट भी हमने पब्लिश किया, और एक भी कोई ऑब्जेक्शन रिजल्ट के बारे में कहीं से नहीं आया, कोई धांधली नहीं हुई। बहुत ही एकदम निष्पक्ष रूप से, ट्रांसपेरेंसी के साथ वो पूरा अपॉइंटमेंट हुआ। ये हमारा दावा इसीलिए मजबूत होता है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो आप ये करके दिखा सकते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास इच्छा शक्ति है और वो करके दिखाएंगे। सर, आखिरी सवाल आपसे ये कि आपने अभी क्राइम की बात की, तो जो मौजूदा सरकार है वो क्राइम को लेकर ही बोलती है पहले जंगल राज था, लेकिन अब उस जंगल राज को खत्म कर दिया गया और अब बिहार में कानून का राज है। तो किस तरह से? देखिए, जनता को मालूम है कि 20 वर्षों में जब इनके पास बताने को कुछ नहीं है तो ये जंगल राज का ढोल पीटते हैं, जो बहुत पुराना ढोल हो चुका है, फटा हुआ ढोल हो चुका है। जनता इस पर विश्वास नहीं करेगी। आपको पता है कि बलात्कार जो हुए हैं इस 20 साल के अंदर 35,000 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। और आप ये भी जहन में रखिए कि हर जो इंसिडेंट है, हर घटना जो है, वो उस पर एफआईआर दर्ज नहीं होती। ये एफआईआर दर्ज जिन घटनाओं पे हुई है उनकी तादाद इतनी, उनकी संख्या इतनी रही है। मर्डर्स हुए हैं 60,000 से ऊपर, 65,000 से ऊपर मर्डर्स लोगों पे हुए हैं। आज भी स्थिति पटना जैसे शहर की हो गई है कि पटना में दिन दहाड़े गोलियां चलती हैं, मर्डर होता है। आपने देखा कई ऐसे जो हमारे उद्योगपति हैं, जो ऐसे बिजनेस घराने के लोग, उद्योगपति कहिए बिजनेस घराने के लोग हैं, उनका मर्डर हुआ और वो भाग गए, यहाँ से छोड़ के जा रहे हैं लोग यहाँ से। ये स्थिति पैदा हुई है। आपने देखा होगा खेमका जी जो हैं, उनके मर्डर किस तरह से हुआ, किन हवालों से? गोपाल खेमका, उनके बेटे का मर्डर पहले हो चुका था। और भी इस तरह के कई, खुद जो नेता हैं अलग अलग पार्टियों के, बीजेपी के नेता भी, कई ऐसे नेताओं का मर्डर हुआ है। आपने देखा पारस हॉस्पिटल में दिन दहाड़े घुस करके किस तरह 5-6 जो अपराधी हैं, जो कातिल हैं, वो घुसते हैं और कोई रोक टोक नहीं है। सीसीटीवी कैमरे में सब कैद है और जाकर के वो हत्या करके बाहर आराम से निकल जाते हैं। आज तक उनमें से एक कोई पकड़ा भी नहीं गया। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है कि इस सरकार में जिस तरह से अपराध बढ़ा है, जो ग्राफ अपराध का हाई हुआ है, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि बिहार इस समय नंबर 2 पे है, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे, बिहार नंबर 2 पे है। और इन दोनों राज्यों में कंपटीशन चल रहा है। पिछले कई वर्षों से दोनों राज्यों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन नंबर 1 पे जाता है अपराध में। तो ये अपराध में नंबर 1 बनने की कंपटीशन चल रहा है। इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अपराध की स्थिति क्या है बिहार में। ढोल पीटते रहिए, 20 साल वर्ष जो पहले क्या कुछ हुआ उसी पर आपको निजात तो नहीं मिल जाएगी ना। आपकी जो गलतियां उसकी माफी नहीं मिल जाएगी। 20 साल पहले गलत हुआ अगर, तो आप करते रहेंगे गलत, भविष्य में भी गलत करेंगे।
हमारा तो ये प्रण है, हमारे नेता का ये बिल्कुल वादा है कि हम जब आएंगे सरकार में तो एक साफ सुथरी सरकार देंगे, एक अपराध से खाली सरकार देंगे। रिश्वत घूसखोरी जिस तरह से है, जनता तराई है, ब्लॉक से लेकर के जिला तक और दिल्ली यहाँ पटना तक जिस तरह से जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है रिश्वत की वजह से, कोई काम बिना रिश्वत के नहीं हो रहा है। इन तमाम चीज़ों से मुक्त एक ऐसा बेहतर शासन, एक बेहतर व्यवस्था और एक बेहतर सरकार हम देंगे, और ये हमारा प्रण है, ये हमारा वादा है और हमारे नेता का वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये हमारे साथ बात कर रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता। बिहार चुनाव से जुड़े तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें द हिंदी टॉप के साथ।